Hello बच्चों, let's see this question and here this question say read the source given below and answer the question that follow. इट्स मीन यहाँ पर ये बोल रहा है कि आपको जो सोर्स दिया हुआ है आपको इस सोर्स को रीड करना है और इसके बेस पे आपको जो एमसीक्यू फॉर्म में क्वेश्चन दिए हुए हैं वो आपको सॉल्व करने हैं। तो पहले हम हमारे इस एक्सट्रैक्ट को पढ़ना स्टार्ट करते हैं, सोर्स को पढ़ते हैं। सोर्स तो काफ़ी बड़ा लग रहा है, बाकी देखते हैं। द बेल्जियम लीडर्स टुक अ डिफरेंट पाथ। बेल्जियम के लोगों ने एक अलग रास्ता अपनाया। दे रिकॉग्नाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ रीजनल डिफरेंसेस एंड कल्चरल डाइवर्सिटीज। बेल्जियम के लोगों ने उनके अपने देश में जो अलग अलग रीजनल डिफरेंसेस पाए जाते हैं, कल्चरल डाइवर्सिटी पाई जाती है, उसको पहचानने की कोशिश करी, उसका रिस्पेक्ट किया। बिटवीन 1970 एंड 1993 दे अमेंडेड देयर कॉन्स्टिट्यूशन 4 टाइम, यानी कि अपने कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए, डाइवर्सिटी को बरकरार रखने के लिए उन्होंने 1970 से लेके 1993 के बीच में अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, अपने संविधान में 4 बार चेंजेस किए। अमेंडमेंट का मतलब होता है बेटा सुधार करना, चेंजेस लाना। to work out an arrangement that would enable everyone to live together within the same country। और वो कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस इसलिए लाए गए ताकि जो लोग हैं वो अपनी कंट्री में पीसफुली रह सके, हार्मनी के साथ। द अरेंजमेंट दे वर्क आउट इज डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर कंट्री एंड इज वेरी इनोवेटिव। और उन्होंने जो अरेंजमेंट करे वो अपने कंट्री में वो बड़े इनोवेटिव थे और बहुत ही अलग थे। कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब्स दैट द नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर शैल बी इक्वल इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। उन्होंने ये डिसाइड किया कि डच लैंग्वेज बोलने वाले और फ्रेंच लैंग्वेज बोलने वाले जो मिनिस्टर्स होंगे, जो मंत्री होंगे, वो बराबर संख्या में होंगे, ताकि किसी एक लैंग्वेज बोलने वाले लोगों के मन में ये फीलिंग ना जाए कि दूसरी लैंग्वेज बोलने वाले लोगों को प्रेफरेंस मिल रही है, हमारे को तो कोई पूछ ही नहीं रहा है। तो लोगों के अंदर अलाइनेटेड वाली फीलिंग ना आए, अलगाववाद वाली फीलिंग ना आए, इसलिए सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने की कोशिश करी बेल्जियम ने, और ये बहुत अच्छी बात है। सम स्पेशल लॉज रिक्वायर द सपोर्ट ऑफ मेजोरिटी ऑफ मेंबर फ्रॉम ईच लिंग्विस्टिक ग्रुप। दस नो सिंगल कम्युनिटी कैन मेक डिसीजन अनलिटरली मैनी पावर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैव बीन गिवन टू स्टेट। यानी कि यहाँ पे ये बोल रहा है कि जो स्पेशल लॉ बनाए गए उसमें ये बोला कि कोई भी स्पेशल लॉ बन रहा है, कोई भी स्पेसिफिक कानून बन रहा है, तो कोई एक कम्युनिटी के लोग अपने लिए कानून नहीं बना देंगे, बल्कि अगर कोई कानून बन रहा है तो हर कम्युनिटी के, हर लिंग्विस्टिक ग्रुप के लोग आकर अपना अपना डिसीजन देंगे, उसमें अपना अपना परसेप्शन रखेंगे, और फिर उसके बाद सबकी सहमति के बाद कोई भी बिल जो है वो कानून बनेगा। तो मैनी पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट हैव बीन गिवन टू स्टेट गवर्नमेंट टू द टू रीजन ऑफ द कंट्री। बहुत सारी जो पावर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को भी दी। द स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। और ध्यान रखिएगा, ब्रुसेल बेल्जियम ने जो पूरा सिस्टम बनाया फेडरलिज्म का, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट बनाई गई, और स्टेट गवर्नमेंट अपनी पावर के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड नहीं करती थी। ब्रुसेल्स हैज अ सेपरेट गवर्नमेंट इन विच बोथ द कम्युनिटीज हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन। द फ्रेंच स्पीकिंग पीपल एक्सेप्टेड इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन ब्रुसेल्स बिकॉज द डच स्पीकिंग कम्युनिटी हैज एक्सेप्टेड द इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन सेंट्रल गवर्नमेंट। देखो क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि पूरे देश में क्योंकि डच लैंग्वेज बोलने वाले लोग ज़्यादा थे, तो यहाँ पर डच लोगों ने कॉम्प्रोमाइज़ किया कि पूरे देश के लिए डच लैंग्वेज बोलने वाले लोग भी 50% होंगे, और मतलब पूरे देश के लिए जब कोई मिनिस्टर की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनाई जाएगी तो 50% डच बोलने वाले होंगे और 50% फ्रेंच लैंग्वेज बोलने वाले होंगे, कंट्री की बात की जाए तो। लेकिन अगर कंट्री के अंदर जो कैपिटल है ब्रुसेल, उसकी बात करें तो वहाँ के फ्रेंच लोग इस बात पे एग्री किए कि अगर पूरे सेंट्रल लेवल पे डच वाले लोग हमारे साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं तो फिर कैपिटल लेवल पे तो हमें भी कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए। हम भी क्या रखेंगे, अगर स्टेट की बात होगी, कैपिटल की बात होगी, तो अगर कोई भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बनाई जाएगी कैपिटल के लिए, तो वहाँ पर 50% हम पोर्शन किसको देंगे, डच लोगों को देंगे, और 50% हम फ्रेंच लोग रखेंगे। तो दोनों ने कॉम्प्रोमाइज़ करके एक सरकार बनाई, और ये बहुत अच्छा उनका डिसीजन था। तो ये था आपका पूरा सोर्स। आई होप यू अंडरस्टैंड द सोर्स। नाउ लेट्स रीड द क्वेश्चन वन बाय वन। वी विल रीड द क्वेश्चन एंड टिक द करेक्ट आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिटवीन 1970 टू 1973 हाउ मैनी टाइम्स द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेल्जियम वॉज अमेंडेड। वी हैव डिस्कस्ड दैट बेल्जियम पीपल चेंज देयर कॉन्स्टिट्यूशन या अमेंड देयर कॉन्स्टिट्यूशन बिटवीन 1970 टू 1993 फॉर द 3 times.
सॉरी फॉर द 4 टाइम्स। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो फर्स्ट का कौन सा आंसर सही है बेटा? फर्स्ट का बी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द नंबर ऑफ बोथ द लैंग्वेज फ्रेंच एंड डच स्पीकिंग कम्युनिटी इन बेल्जियम पार्लियामेंट। क्वेश्चन बोल रहा है कि बेल्जियम में कितने कितने % लोगों की भागीदारी थी, कितनी कितनी लैंग्वेज बोलने वाले लोगों की भागीदारी थी। तो यहाँ पर बोला है बेल्जियम की बात करी है, कम स्टेट की बात नहीं करी है, यानी कि कैपिटल की बात नहीं करी है। तो हम क्या देखते हैं यहाँ पे कि जो नंबर ऑफ बोथ द लैंग्वेज स्पीकिंग कम्युनिटी इन बेल्जियम, तो ऑप्शन है आपके 50-50, 70-30, एज पर द रेशियो ऑफ ईच कम्युनिटी इन पॉपुलेशन, या फिर 80-20। तो यहाँ पे हमने देखा था ना कि दोनों ने कॉम्प्रोमाइज़ किया 50-50% पे। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा सेकेंड क्वेश्चन का। तो यहाँ पे सेकेंड का ए बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट है, हाउ द गवर्नमेंट ऑफ टू और द of the states mentioned in the paragraph are answerable to the central government। तो यहाँ पर जो हमने पढ़ा कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो अपनी पावर, उसको पावर मिली हुई है, स्टेट गवर्नमेंट की अपनी पावर है। तो स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए किस तरीके से आंसरेबल होगी, इस पैराग्राफ के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। तो मैंने आपको बताया था कि स्टेट गवर्नमेंट के पास अपनी पावर है, वो अपनी पावर के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड नहीं करती है, सबऑर्डिनेट नहीं है उसकी। तो यहाँ पर आपका देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है। इट इज सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, बिल्कुल गलत, सबऑर्डिनेट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है ना स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। इट हैज सम पावर बट नो कम्प्लीटली फ्री, बिल्कुल गलत है, फ्रीली की तो बात ही नहीं हुई है यहाँ पे। इट इज नॉट सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, ये बिल्कुल सही आंसर है आपका। तो आपको यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन का ऑप्शन सी बिल्कुल सही में टिक करना है, थर्ड का सी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज फ्रेंच स्पीकिंग पीपल हैव एक्सेप्टेड इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन ब्रुसेल। जो फ्रेंच लैंग्वेज बोलने वाले लोग थे, जो कैपिटल में रहते थे, ब्रुसेल्स में रहते थे, उन्होंने इक्वल रिप्रेजेंटेशन क्यों एक्सेप्ट कर लिया? तो मैंने आपको बताया ना कि अगर देश के लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे डच स्पीकिंग पीपल कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, तो क्या कैपिटल लेवल पे फ्रेंच स्पीकिंग पीपल कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते? क्या कर सकते हैं। तो बस यही सोच के उन्होंने कॉम्प्रोमाइज कर लिया था, यही सोच के उन्होंने इक्वल रिप्रेजेंटेशन को एक्सेप्ट कर लिया था। बिकॉज दे हैड नो चॉइस, बिल्कुल गलत। बिकॉज डच स्पीकिंग पीपल हैव डन द सेम इन सेंट्रल गवर्नमेंट, तो बिल्कुल सही है, क्योंकि डच लोगों ने भी सेंट्रल गवर्नमेंट में कॉम्प्रोमाइज किया था, एक्सेप्ट किया था इक्वल रिप्रेजेंटेशन। तो फिर ब्रुसेल में भी फ्रेंच स्पीकिंग लोगों ने इक्वल रिप्रेजेंटेशन को एक्सेप्ट किया, ताकि हार्मनी बनी रहे। फोर्थ का ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। तो ये आपके सारे क्वेश्चन के आंसर आपको मिल गए और आपने एक्सट्रैक्ट भी पूरा सॉल्व कर लिया। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।